On 29 November 2024, HCL Foundation, through My Clean City program, had conducted a solid waste management awareness program in collaboration with Divine Grace Society to promote solid waste management. The program was centered around the theme of solid waste management and is an opportunity to come together to make our community clean and healthy. On this occasion, they conducted drawing competition on solid waste management. The children of our society participated in that, and the speech was conducted by Mrs. Gurpreet Kaur from Center of Environmental Education CEE on the segregation of solid waste. का जो मेन जो आरडब्ल्यूए के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो आरडब्ल्यूए के साथ एचसीएल डायरेक्टली करती है। हम उसके बीच में नहीं आते हैं क्योंकि उन्होंने क्या कमिट किया क्या नहीं किया, हमारे को वो के साथ भी अब उनका एमओयू होता है जिसके तहत हमें खाली अवेयरनेस का जिम्मेवारी दी जाएगी। तो जो भी कंस्ट्रक्शन या कुछ चीज़ों का है वो सारा जिम्मा एचसीएल का एंड ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का होता है। उनके साथ में जो भी अगर कोई कलेक्शन को लेके है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लेकिन हमने इसके बावजूद भी एक छोटा सा बैग लगाया है कंपोस्टिंग के लिए ग्रीन बेल्ट पे। मैम को पता है, पता नहीं आप लोगों ने कितने ने देखा है, तो लीफ कंपोस्टिंग का है ना, तो वो हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा वेस्ट मैनेजमेंट पे होता है। हमारी संस्था का नाम सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन है क्योंकि हम हमारी ऑल ओवर इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लखनऊ में अलग ऑफिस है, दिल्ली में है, उत्तराखंड में है, कलकत्ता में है, बेंगलोर में है, तो अलग अहमदाबाद में हमारा हेड ऑफिस है। तो हमारे सारे जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे काम चल रहा है। कहीं वाटर पे चल रहा है, कहीं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ज़्यादा हमारा चल रहा है, दिल्ली का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे चल रहा है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों पे काम हो रहा है। तो हम ज़्यादातर एनवायरनमेंट फोकस करके, वेदर वाटर है, वहाँ हेल्थ है, यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ एयर पोल्यूशन है, जिसके ऊपर भी हमारा काम चलता है। और उसके बाद भी हमारी संस्था का भी जो बहुत मेजर काम यूनिसेफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ चल रहा है वो है स्ट्रीमलाइनिंग एजुकेशनल बुक्स बन रही हैं जो कि बच्चों को कोर्स के साथ एनवायरनमेंट के बारे में शिक्षा से, तो स्टैंडर्डाइज चैप्टर्स जो हैं वो हमारी संस्था उसमें काफ़ी मदद कर रही है लिखने के लिए, ताकि शुरू से बच्चों को उसके बारे में सिखाया जाए। अभी स्पेशली स्कूल्स में एनवायरनमेंट क्लब्स एंड ये सब बना के हो रहा है, लेकिन वो एक धर्रे में आ जाएगा तो हमें अलग से नहीं बताना पड़ेगा एंड इट विल नॉट बी एन एडिशनल वर्क फॉर द चिल्ड्रन। अभी क्या है, एडिशनल प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एडिशनल वर्क होता है, तो वो एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टडीज़ में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो हम आज जो मैं सबके साथ इकट्ठा होती हूँ, हम आरडब्ल्यूएस के साथ काम इसीलिए करते हैं क्योंकि जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट का मुद्दा है, कानून बन गए हैं, रूल्स हैव बीन मेड, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ कि रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। श्वेता, तो उसके बाद में वो क्या है कि जो रूल्स जो हैं वो 2016 में आए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। ये नहीं कि अभी 2016 में कोई नए रूल्स आए हैं। रूल्स जो वेस्ट मैनेजमेंट पे, स्पेशली वेस्ट मैनेजमेंट पे बने थे वो सन 2000 में बने थे। 2000 में जब बने थे तो वो उसका नाम था म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी को ही दायित्व दिया गया था कि वो आप कलेक्शन करो, आपको डोर टू डोर, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था उस वक्त और सारे जगह पे सिटीज़ एक्सपैंड हो रही थी। सिटीज़ अभी भी एक्सपैंड हो रही है, लेकिन उस समय अचानक से होने स्टार्ट हुई थी। तो उस समय और एनवायरनमेंट एक्ट हमारा 1984 में बना था, इसलिए पानी हवा उसके ऊपर चर्चाएँ चलती थी इंडिया में, ऐसे नहीं कि नहीं था। 1984 से एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट एक्ट था। फिर 2000 में उन्होंने बोला कि सारे विभागों को अलग करना पड़ेगा, जब जल विभाग अलग हुआ था। दिल्ली रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर क्या नाम था उसका उस समय, अभी तो जल जीवन मिशन रख दिया गया है। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई था, है ना, तो अलग वाटर का अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था, एयर का अलग बनाया गया था। इस तरह से अलग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड के ऊपर में था। अभी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि द होल एनवायरनमेंट इज इम्पैक्टिंग क्लाइमेट चेंज। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ें हमारे चैलेंजेस आते हैं, उसी तरह से सब चीज़ का नामकरण भी बदलता है ना। तो हमारा जो इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर पड़ रहा है वो एयर, वाटर, सॉयल सबसे पड़ता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक चीज़ है वो उसके ऊपर क्यों कार्य शुरू हुआ, बहुत दूर से 2000 में जब शुरू हुआ तो म्यूनसिपैलिटी को इसीलिए कहा गया था क्योंकि चारों तरफ डंप्स हो रहे
थे और वहाँ कलेक्शंस हो रहा था, और डंप में से भी लोगों ने जो था वो निकाल के कुत्ता गाय वगैरह खा रहे थे। अभी भी आप देखोगे पुराने डंप्स चल रहे हैं कहीं कहीं कॉलोनीज़ में, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, कुछ इस तरह से। तो वो जो थे डंप्स को हटाने की जिम्मेवारी की गई, क्योंकि उन्हें लगा कि जहाँ पर भी हम म्यूनसिपैलिटी के ऊपर डाल रहे हैं, और इस पर बहुत चर्चाएं हुई, तभी हमें 12 साल लगे। 2012 में अगेन रिवाइज्ड रूल्स आए थे। रिवाइज्ड रूल से भी बहुत सारी कमियां निकलने लगी, और ये कैसे निकली कि जब इम्प्लीमेंट हो रहा था, हमारे यहाँ पर नॉर्थ में इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था जितना कि साउथ में, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, और एडवोकेसी पे बातें आ रही थी कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये इस तरह है। तो फिर और काफ़ी सारी, क्योंकि हम ग्लोबली भी कनेक्टेड होते हैं, हर एक प्रदेश का ग्लोबल कनेक्शन होता है, ट्रीटीज़ होती हैं, पेरिस एग्रीमेंट थी ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसके ऊपर सारी चीज़ों को लेके एक देश को चलना होता है। सिर्फ हमारे देश को नहीं, सभी देशों को मानना पड़ता है। जैसे कोविड आया था तो कितने प्रोटोकॉल्स आ रहे थे, कितने ये आ रहे थे। तो जब हम एक वर्ल्ड में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ग्लोबली भी कंट्रोल्ड होती हैं। तो ग्लोबल को मानते हुए जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में लोगों ने जाके देखा, तो उन्हें ना समझ में आया कि वेस्ट का शोध, माने अगर हम उसको मैनेज करना चाहते हैं, कूड़े का प्रबंधन करना चाहते हैं कुछ, तो सबसे पहले कूड़े का विभाजन करना पड़ेगा, कि कूड़ा हमें अलग अलग रखना पड़ेगा। तो अलग अलग रखने का कानून जो था वो 2016 से बना। और अगर आप सब जाएंगे तो मैं मैम से कह भी रही थी कि हम एक विमेंस का अलग, एक ओनली फॉर विमेन एक क्लोज एनकाउंटर में, अगर हम क्लब स्पेस है या कहाँ है, तो हम आपको प्रेजेंटेशन एंड थोड़े से वीडियोस दिखा के बहुत इंटरेस्टिंगली बता सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट पे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बिकॉज द सिटीज़ आप, और सबको पता ही है, आप सबके मुंह पे चढ़ गया कि इंदौर आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो इंदौर की किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको बोलते हैं इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। एंड जिन्होंने भी इंदौर पहले देखा होगा उनको समझ में आएगा कि इंदौर क्या था, है ना। और वो क्लीन क्यों हुआ? क्योंकि रेसिडेंट्स, गवर्नमेंट एंड द कॉरपोरेट्स ऑल हेल्ड टुगेदर, सबसे एक साथ शुरुआत हुई। लेकिन ये नहीं था कि लोगों का योगदान नहीं था उसमें। तो शुरुआत लोगों के योगदान से ही होती है। कहाँ से? हमारा। तो हमारा प्रोजेक्ट उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने नोएडा में 6 साल हो गए हमें, 5 साल हो गए हैं करते हुए, 6th ईयर में हम नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे। हमारा कोविड के पहले से स्टार्ट हुआ था नोएडा में। तो नोएडा में काफ़ी सारा, जो नोएडा की रैंकिंग देखोगे आप स्वच्छ सर्वेक्षण में, वो इम्प्रूव होती रही है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन दैट, कि हमारे वजह से काफ़ी हमने सेग्रीगेशन पे एनफोर्स किया लोगों को, क्योंकि उसमें मार्किंग जो स्वच्छ सर्वेक्षण में होती है वो ओवरऑल सिटी की क्लीनलीनेस भी होती है, एट द सेम टाइम रेट ऑफ सेग्रीगेशन, गार्बेज किस तरह से मैनेज हो रहा है। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र स्टेशंस भी बने हुए थे, तो कलेक्शन होकर ट्रांसफ़र स्टेशन से कंपैक्टिंग होके जा रहा था। तो काफ़ी सारे लोगों में सेग्रीगेशन का जो रैपिड इम्प्रूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा हुआ था, और वही मॉडल को हम ग्रेटर नोएडा में इस हाल में ला रहे हैं। तो आपकी सोसाइटी भी वन ऑफ द 30 RWS जो हमने एनरोल किए हैं ग्रेटर नोएडा में, उनमें से एक है। उसी के तहत हम ये अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि लोग समझ पाएँ कि क्योंकि अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों पे हम ये सोच लेते हैं कि हाँ रूल्स आ गए और सब ने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, टीवी में बहुत सारा ये आता है। लेकिन होता क्या है कि लोग आजकल, वो स्विच बटन भी अपने हाथ में होता है, तो लोग उसको तो स्क्रॉल कर लेते हैं और अच्छी चीज़ें जो मन करता है देखने की उसी को देखते हैं। सो दैट इज़ वाई वी फील इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्योंकि रूल्स में भी अगर आप पढ़ोगे, अगर आप आज जाके भी गूगल करोगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो आपके सामने एक खुल जाएगा रूल्स का पूरा पर्चा। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और आपको देख के हैरानी होगी कि उसको स्टार्ट होते हैं रूल्स। कोई भी रूल्स बनते हैं ना, तो उसमें पहले डिफाइन होती है टर्म्स कि कूड़ा क्या है, वेस्ट कलेक्टर कौन है, डस्टबिन का मतलब क्या है, वो सारा डिफाइन होने के बाद शुरू होता है ड्यूटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स। शुरुआत, स्टार्ट ही होता है। आप मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, खोल के देखिएगा। तो ड्यूटी ऑफ वेस्ट जनरेटर से स्टार्ट होता है, और वो पूरे रूल सिर्फ ड्यूटीज़ पे ही हैं। हर एक विभाग की ड्यूटी दी गई है, जिसमें कि लोकल बॉडीज़ की भी ड्यूटी है, जैसे कि आपकी नोएडा अथॉरिटी, RWS, सबकी ड्यूटीज़ हैं उसमें। तो सबको अपने अपने हिसाब से सोचना है कि क्या हम कर सकते हैं और कहाँ तक हम अपना योगदान दे सकते हैं इन टाई अप विद द ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, द लोकल गवर्नमेंट।
तो एज अ जनरेटर तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, हम अपने आप ही कर सकते हैं। तो जनरेटर्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में कि जो जनरेट करते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो उनको कूड़े को अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारी कंट्री में हमेशा से लोग अलग नहीं रखते हैं और अलग रखने का कोई समझ में नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कैटेगरीज नहीं की हैं। अगर आप बाहर जाओगे तो अलग अलग दिन में अलग अलग कूड़ा इकट्ठा होता है। पेपर गत्ता एक दिन कलेक्ट होगा, प्लास्टिक एक दिन। आप अपना कूड़ा निकाल ही नहीं सकते। उसके अलावा आप हफ्ते भर में प्लास्टिक जो निकालना है वो एक ही दिन निकालते हो, हफ्ते भर में निकालना होगा, गत्ता एक ही दिन निकालना। पर हमारे घर में कम से कम अभी भी डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। तो हमने सोचा कि हमारा जो है विभाजन हम अलग अलग तरीक़ों से करें कि हम सबसे पहले जितना भी सूखा कूड़ा है, जितना भी कूड़ा ऐसा है जो अपने आप से खाद नहीं बन सकता या मिट्टी में नहीं मिल सकता, उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या अजैविक कूड़ा या सूखा कूड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे चलना है। तो सूखे कूड़े में जितनी चीज़ें हैं उसको अलग कर देते हैं तो हमारा गीला कूड़ा अपने आप सही हो जाता है, उसमें कोई मिश्रण नहीं होता। ठीक है, तो जो सूखे कूड़े में आता है वो सारा कुछ आता है। आपका गत्ता है, पेपर है, आपके पेपर बिल्स भी जो आपका मिलते रहते हैं वो भी आपके उसी में आते हैं। आपके जो ऑनलाइन में सामान मंगाते हो जितना पैकेजिंग मटेरियल होता है वो उसमें आता है। आप जितने फ्रूटी पीते हो जो टेट्रा पैक के सारे होते हैं, या कोई लोग मिल्क लेते हैं टेट्रा पैक में, वो सारे जो खाली पैकेट्स होते हैं वो सूखे कूड़े में ही आते हैं। जितने भी आपके घरों से प्लास्टिक की चीज़ें, आप दाल के पैकेट, चावल के पैकेट, जो भी लाते हो, आटे का पैकेट ले आते हैं लोग आजकल, तो जो भी हम चीज़ें ला रहे होते हैं वो सारी प्लास्टिक की पन्नियों पैकेट्स में आ रही होती है। वो सारा का सारा जो है वो सूखे कूड़े में जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे घरों में कोई ऐसी चीज़ है, कोई धातु की चीज़ है, कोई चीज़ें ऐसी है, आपने कोम रखी है, वो प्लास्टिक की है या वुड की है या मेटल की है, जैसी भी हैं वो सारी की सारी इसमें जाती हैं सूखे कूड़े के अंदर। जो भी आपका धातु है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, या जिसकी भी चीज़ बनी हुई है जो आपके वेस्ट में आ रही है, जो आपको फेंकनी है, वो सारी की सारी सूखे कूड़े में आती है। तो ये सारी चीज़ें, इवन लकड़ी की चीज़ें हैं जो आप फेंकना चाहते हो, वो सारी सूखे कूड़े में आती हैं। तो जितने धातुओं की चीज़ें हैं या जो आपके पेपर की हैं, प्लास्टिक की हैं, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इवन आपके एल्युमिनियम के कैंस जो आप जूस पीते हो वो सारे भी इसमें आते हैं खाली होके। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, कांच की बोतलें हैं, तेल आता है, बल्ब्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कनस्तर हैं, कैन है, टिन के कैन्स होते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे सूखे कूड़े में आते हैं। उसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल निकलता है, रबड़ निकलता है हमारे यहाँ से, थर्मोकोल का जो पैकेजिंग में बड़ी बड़ी चीज़ें हम लाते हैं तो वो भी निकलता है। वो सारा इसमें सूखे कूड़े में आता है, क्योंकि वो अपने आप से मिट्टी में मिश्रित नहीं हो सकता। तो हमने एक ब्रॉड कैटेगरी हमारे रूल्स के तहत सूखे कूड़े की आई, क्योंकि पता किया गया कि घरों से ज़्यादा कूड़ा ये निकलता है, पर ये ज़्यादा निकलने से भी ये आता है करीब 35 to 40% का कूड़ा होता है पूरे कूड़े में से। ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा जो हमारा निकलता है 50% to 55% वो गीला कूड़ा होता है, क्योंकि हमारे सबके घरों में खाना बनता है। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सारा पैकेज फूड, टिन फूड और ये सब आता है, तो उनका ये वाला चीज़ जो होता है वो ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ खाने का कूड़ा ज़्यादा निकलता है, क्योंकि एक तो हमारे घरों में सब टाइम का खाना बनता है। सुबह का ब्रेकफास्ट बनेगा, आप बीच में नाश्ता बनेगा, फिर उसके बाद में खाना बनेगा लंच का, फिर शाम का स्नैक्स होएंगे, फिर डिनर होएगा। तो हमारे घर में काफ़ी सारा वेस्टेज, क्योंकि हम पूरा उसको बनाते हैं। कोई कटी हुई सब्जियां हमें नहीं मिलती, हम उसी को छीलते हैं, काटते हैं। तो जितनी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जीवन फल के अंदर से, जैसे आम की गुठली है, ये सारी की सारी जो है ये गीले कूड़े में आती हैं। इसके अलावा किचन से सामान, इवन बचा हुआ खाना, हम खाना ले भी लेते हैं ज़्यादा और उसको फेंक देते हैं, फिर खा नहीं पाते हैं, तो वो हम वेस्टेज भी ज़्यादा करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्राइटेरिया कि अगर हम सोच रहे हैं फूड वेस्ट के ऊपर, तो हमें ध्यान भी रखना है कि हम वेस्ट कितना कर रहे हैं। तो अगर हम इसका अलगाव करते हैं तो दृश्य उधर भी जाता है कि हम कितना वेस्ट निकाल रहे हैं घरों से। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप वेस्ट कितना निकाल रहे हो डेली। ऐसे मिश्रित करके आप दे देते हो तो आपको समझ में नहीं आता कौन सी कैटेगरी का वेस्ट आपके यहाँ से ज़्यादा नहीं जाता है ना। इस तरह से बड़ी प्रकार, और ये सारा का सारा अगर अलग होता है और इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक या कागज़ नहीं मिला होता है तो बहुत सुंदर खाद बनती है इसकी।
एंड इट कैन ऑल्सो बी डन इन अ नॉर्मल मैनर कि एक गड्ढे में डाल के रख दिया जाए तो भी बन जाती है, थोड़ी सी उसमें से स्मेल आने लगती है। लेकिन अगर आप जैसे हमारे खेतों में करते थे, उसको ढक के रख देते थे, वो एक तरीका होता है। सेकेंड होता है कि आप उसमें कोई डीकम्पोजर या कुछ इस तरह का डाल दो जिससे कि जल्दी वो डीकम्पोज होने लग जाए, एंड यू जस्ट हैव टू कीप इट कवर्ड। तो इंडिविजुअल कंपोस्टिंग की भी हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, क्लास लेते हैं, अगर आपको सीखना होगा हम बता देंगे उसको। लेकिन कहने का मतलब अलगाव के ऊपर आज का हमारा सेशन है कि पूरा अलग रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गीला कूड़ा अलग रखोगे तो वो सारा का सारा कंपोस्टिंग के लिए जा सकता है। अभी हमने सिर्फ लीफ कंपोस्टिंग आपके यहाँ शुरू की है। सेक्टर 75 गोल्फ सिटी करके अपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने किचन वेस्ट कंपोस्टिंग पे विमेंस ग्रुप ने स्टार्ट की थी, एंड इट स्टार्टेड विद ओनली 15 विमेन। लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ, अभी तक चल रही है। तो 15 वीमेन से स्टार्ट हुई थी और 15 वीमेन से वो 35 वीमेन पर आ गई जो सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रही थी। उन्होंने एक बंदा लगाया, हमने ग्रो बैग दिया था, जैसे ग्रो बैग लीफ कंपोस्टिंग के लिए दिया है, उसी में उसको कंपोस्ट करने का, और जब वो खाद बन गई उसकी पैकेटिंग करके सबको बांटा गया। एंड देन यू नो पीपल रियली रियलाइज कि हम कितना जो फूड वेस्ट को हम ऐसे ही क्यों फेंक रहे हैं, हम खाद क्यों नहीं बना रहे हैं। आज की तारीख में वो लोग फ्लावर्स जो उनके पूजा के फूल हैं उसकी अलग कंपोस्टिंग कर रहे हैं, किचन वेस्ट अलग कंपोस्टिंग। तो द वीमेन हैव इंक्रीज द थिंग। तो इट हैज़ टू स्टार्ट, एवरीथिंग विल स्टार्ट स्मॉल। सब चीज़ें शुरू से बचपन ऐसे शुरू होंगी, छोटे से ही। हम बच्चे थे तभी बड़े हुए ना तो शुरू तो ऐसे ही होता है और कुछ नहीं तरीका होता है। लेकिन जितने लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं और शुरुआत करते हैं, पहला कदम कोई ना कोई धरता है ना, तो उसको रखने के लिए करेज चाहिए होती है। जब स्पेस में गए थे ना मून पे, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून, पता है किसी को? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड डू यू नो जब वो प्लानिंग हो रही थी, हु वाज ट्रेन्ड टू स्टेप फर्स्ट? इट वाज द सेकंड पर्सन, आल्ड्रिन। आल्ड्रिन को ट्रेन किया गया था। ही वाज ट्रेन्ड कि ही विल स्टेप फर्स्ट ऑन द मून, बिकॉज उसको बोला गया था, उसको ट्रेनिंग दी गई थी। ऑफकोर्स ट्रेनिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी दी गई थी, बट द प्लानिंग वाज कि एल्ड्रिन विल स्टेप फर्स्ट। बट एन मौके में एल्ड्रिन गॉट जिटरी, वो नर्वस हो गया। उसने बोला कि नहीं मतलब उसकी करेज नहीं हो रही थी लास्ट मोमेंट पे, एंड दैट इज हाउ नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट वन। देन दे स्टार्टेड टेलिंग हिम, नील इफ यू आर रेडी, कम ऑन स्टेप, इट्स टाइम। फिर उसने स्टेप किया था। सो सम पीपल हु टेक द इनिशिएटिव, दे आर द करेजियस वंस। The only thing which sets apart from the first people is the courage. So someone has to take that courage to do composting, kitchen waste composting, start with. So the 15 women who start are still pioneering, and they were felicitated also on Women's Day by the HCL project, and they had really, and till today they feel proud about it. अभी जो 35 हो गई हैं, अभी और भी इंक्रीज हो रही हैं और वो दे रहे हैं, लेकिन the 15 will always have that pride, है ना, because they started it in their own colony. So this is the thing I was just telling you कि मैं बता रही थी कि खुद शुरुआत करने के लिए जो करेज चाहिए होती है वो हैंडफुल ऑफ लोग ही हैं, है ना। तो वो एक शेर भी है, मैं तो अकेला चला था, लोग साथ हो लिए और कारवां बन गया। दैट इज हाउ इट हैपेंस, पीपल जस्ट स्टार्ट आउट। तो अगर आप शुरू करना चाहोगे कंपोस्टिंग, हम उसमें भी आपकी पूरी मदद करेंगे। पर फिलहाल हमारा यही है कि शुरुआती तौर पर अगर आप सबको मैसेज दे सकते हो कि कूड़ा अलग अलग रखना ज़रूरी है। जहाँ मैंने इसकी बात बोली और इसकी बोली, थर्ड वाला भी एक है, खतरनाक कूड़ा। खतरनाक किस आशय से है कि एक तो ये केमिकल कंपाउंड्स जो खतरनाक होते हैं, केमिकल सारी चीज़ें, वो केमिकल्स इसमें हमारे लिए बहुत रासायनिक पदार्थ जो भी होते हैं वो हानिकारक होते हैं। तो वो हमारे किचन में क्या क्या होता है, जो भी आप फिनेट यूज़ करते हो, क्लींजर यूज़ करते हो, चाहे वो पोछा लगाने के लिए है, चाहे वो आपके शेल्फ क्लीन करने वाला है, चाहे आपका वो लाइजॉल है, चाहे वो क्या क्लींजर हैं होते हैं कितने सारे, मैं तो भूल भी गई हूँ नाम बिकॉज आई डोंट यूज़ नाउ। तो वो सारे फिनेट है आप यूज़ करते हो, हार्पिक है, इवन जो आप मस्कीटो कॉइल्स यूज़ करते हो एंड मैट्स यूज़ करते हो, दे आर ऑल्सो पॉइजनस। वो सारी भी पॉइजनस हैं। तो वो सारी की सारी जो वेस्टेज वाली होती हैं जो आप थ्रो करना चाहते हो, वो आपको अलग खतरनाक कूड़े में रखनी चाहिए। एक तो केमिकल प्रोडक्ट्स जितने भी आपके घरों से निकलते हैं वो होते हैं, दूसरा होता है कोई भी आपकी मेडिकल चीज़ें, अगर वो केमिकल ही है
है ना। तो मेडिसिन हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं, या आप उसको फेंक दे रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है, आप फेंक रहे हो, आपके कंज्यूम हो गई और नहीं चाहिए, जिस भी वजह से फेंक रहे हो, वो सारी की सारी खतरनाक कूड़े में जाती हैं। इवन द थर्ड थिंग विच डिफाइंस खतरनाक कूड़ा इज़ शार्प ऑब्जेक्ट्स, जो कि पोक करते हैं या भी हर्ट कर सकते हैं कूड़े वाले को। इवन आपको भी, अगर आप कूड़ा निकाल के देने वाली की स्थिति में रहते हैं तो आपके भी हाथ में लगते हैं, तो जो भी उस कूड़े का निवारण कर रहा होता है उसके हाथ में चुभ सकते हैं। तो वो ब्लेड हो सकता है, कैंची हो सकती है, चाकू हो सकता है आपका टूट गया है, या बॉटल टूट गई है, कोई टूटी हुई बॉटल, वो कभी भी टूटी हुई बॉटल इसमें नहीं जाएगी, वो हमेशा उसमें जाएगी, रेड कलर में। तो कलर कोडिंग इसीलिए दी गई है। अच्छा, इसमें एक मैं भूल जाती हूँ हमेशा, सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स का अभी 2022 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक मॉड्यूल आया जिसमें कहा गया कि सैनिटरी वेस्ट को भी अलग करना है, पर फिलहाल कलेक्शन का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि अलग से रैप करके आप हज़ार्डियस वेस्ट में ही रखा करो, है ना, क्योंकि वो अलग रह सकता है उसमें। क्यों जाएंगी ग्रीन में? ग्रीन में इसलिए जाएंगी यूज कर लेंगे, यूज नहीं कर लेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू, क्लैप फॉर मी। वाओ। हाँ जी सुषमा, बताना पड़ेगा अब इन हिंदी ओनली। वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश ना। हाँ जी। ओके ओके, ये थर्मोकॉल ड्राई आइटम है इसीलिए ब्लू में जाएगा। सो दे आर आस्किंग यू टू स्पीक इन हिंदी, यू मस्ट लर्न टू स्पीक इन हिंदी। She's leaving us. She's leaving the UP. Again she's going to her South India. She doesn't need expand expired cosmetics. हाँ, ये अगर खाली हैं तो हम उसमें ब्लू डालेंगे, अगर इसमें है एक्सपायर्ड हुए तो हम रेड वाले में डालेंगे। हाँ, एक्सपायर्ड का मतलब ही है ये केमिकल होता है ना इसमें, वो रेड वाले में डालेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। ये बात कनक भाभी, ये पेट बॉटल बैग अप ड्राई में डालेंगे। हाँ जी, एम्प्टी है मतलब तो ये ब्लू में जाएगा। बट अगर ये जैसे अगर बच जाता है, कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाता है, जैसे कई बार कार्ड है मेरे कैब में रखा हुआ है, खराब हो गया तो फिर में जाएगा ये आएगा। तो उसको पानी के साथ बहा देंगे और इसको हम सूखा करके दे देंगे। गीले में डालेंगे इसको। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन शी आस्क्ड। सो ईदर यू विल पुट दिस इन, वो जैसे कह रही है, आप इसको ड्राई ग्रीन वाले में डालोगे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके, ताकि वो बायोडिग्रेडेबल में जाएगा। जैसे आपकी पेपर प्लेट में भी अगर आप खाते हो, या पत्तल में भी इन्होंने जो पत्तल फेंका, उसमें अगर खाना है तो खाना आपको उसमें फेंकना है, ये नहीं कि पत्तल फेंका और पत्तल भी उसमें डे हो जाएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर पेपर प्लेट है तो पेपर प्लेट का खाना उसमें जाएगा और इसमें आएगा ड्राई वेस्ट। सो सिमिलरली दिस आल्सो। थैंक यू, वेरी गुड। आप दिखाओ सबको। सैनिटरी नैपकिन एंड डायपर्स। चलिए, अच्छी बात है, आएंगे यहाँ से चल के तो डाइजेस्ट हो जाएंगे। ब्लू चिप्स पैकेट है ना, रैपर है। मेडिसिन है और पट्टियाँ अगर क्लीन है, फॉस्फोरस लगाओ तो क्यों दिखाएं वो उनका मेडिसिन एंड पट्टियाँ वगैरह, इवन बैंडेड विल गो इन। मतलब जब एक्सपायरी हो जाती है मेडिसिन, वो भी हमें रेड में डालना है। इवन अगर आप एक्सपायर नहीं आप फेंक रहे हो तो भी इसी में जाएंगे। ये डीकंपोजेबल है, इसलिए हम इसको ग्रीन में डालेंगे, बाकी नंबर वेरी कितने मिले वो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बट मैं एक चीज़ और है इसके साथ, हाँ जी, क्या है? इसकी आप देखा होगा, बाल खरीदने वाले आते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, पर वो घर का बाल नहीं जाता ना, घर पे वो सैलून वाले बाल वो अपने आप देते हैं। सैलून वाले में बहुत सारे उतरते हैं, पर घर के बाल हमेशा इसी में डालोगे। अब रोज रोज थोड़ी इकट्ठा करोगे आप। सैलून वाले कटिंग वाले ले जाते हैं।
ये घर का है, घर का है। मतलब ये यूज्ड टिश्यूज है तो ये रेड में जाएंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स कि आपने कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। पेशेंट वगैरह भी यूज कर रहे हैं यूज किया है तो वो रेड में जाएगा। इफ इट इज सिंपल कफ एंड मेकअप ऑल का, क्लीन किया है और आपने खाली हैंड वॉश किया है हैंड वॉश करके डाला है तो आप इसमें डालें। ठीक है। वेरी नाइस। पुट इट इन दिस है। यूज किया हुआ ग्लव्स और मास्क है, ये आई थिंक रेड में जाएगा। वेरी गुड। सो यूज ग्लव्स एंड मास्क। सर आ रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे? आइए सिग्नेचर भी नहीं कराई। बैठ जाओ बेटा, अभी बैठ जाओ, अपने अपने सीट पे बैठ जाओ। ओके बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह गुन्नू, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, टू साइड। मनु, मनु दिखाओ, दिखाओ सारे बच्चे दिखाओ, और पीछे सब दे दो उनको।